हाँ भाई लोग, ये लुखे लोग इधर इतना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना यार, इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन लगी हुई थी। मेरे 2 से ढाई घंटे यहाँ पर ख़राब हो गए। तो पेंसिल्वेनिया में ये नया हाईवे बना रहे हैं, हाईवे 81 साउथ को रिपेयर कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन लगी हुई है ना यार, इस साइड में जाने में लगी हुई है, वो आने वाली साइड पे नहीं लगी। तो 1 माइल रह गया है अपना बॉर्डर, देखते हैं आगे। तो अपन तो रुका था, मैं अभी पीछे रुका था 5-10 मिनट के लिए। वहाँ रुक के मैंने रिफ़्रेशमेंट किया, थोड़ा सा एक ड्रिंक पिया और फिर वहाँ से चला हूँ। तो 10:51 हो गए भाई, 11 बजने वाले हैं। और अभी मैं पेंसिल्वेनिया में भटक रहा हूँ, पता नहीं यार क्या करेंगे ये। देखो, मुझे 8:30 का अराइवल बता रहा था जब मैं चला था घर से, और अभी दिखा रहा है 10:21 का अराइवल। तो ऑलमोस्ट मेरे, आप ये लगा लो कि 2 घंटे ख़राब कर दिए यार ट्रैफिक ने। और ये ट्रैफिक नहीं है, ये एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, रोड पे काम चल रहा है, इसलिए मेरा टाइम बहुत ख़राब हो गया यार। दिमाग पूरा मेरा ना ख़राब हो रहा है, क्या ही बताऊँ यार। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो अपनी गैस भी ख़त्म हो रही है यार, ओनली 75 माइल का बचा है। तो कोशिश मेरी ये थी कि मैं बकीस तक पहुंच जाता। बकीस एक बहुत बड़ा गैस स्टेशन है, उनकी गैस बहुत सही रहती है और सस्ती भी पड़ती है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ वहाँ पर गैस भराने में। बट मैं पहुँच नहीं पाऊँगा वहाँ, मुझे पहले उससे, क्योंकि वो बकीस अभी 100 माइल्स और है। तो देखता हूँ मैं $10 की गैस भरवा लेता हूँ यहाँ से, जो 100 माइल तक निकल जाऊँगा, फिर वहाँ जाके बाकी गैस फिलअप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सब आप लोग ठीक रहोगे। ये देखो, वेलकम टू मैरीलैंड का बोर्ड आ गया। अंधेरा है, दिखा नहीं, लेकिन अपन मैरीलैंड में घुस चुके हैं। तो भाई लोग, अब इस टाइम अभी हम हैं मैरीलैंड में। और मैरीलैंड के जो माइल्स हैं वो ज़्यादा नहीं है, कुछ एक माइल्स ही है मैरीलैंड आएगा, उसके बाद अपना वेस्ट वर्जीनिया आ जाएगा। तो अभी ये लव्स आ रहा है, देखता हूँ, या फिर लव से नहीं, पायलट से लेते हैं गैस, आगे चल के पायलट आएगा कोई ना कोई। तो अपना जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो गैस भराने के बाद मैं पायलट पर रुकूंगा, जो 205 एग्ज़िट है, जो कि अपना मोरथल ढाबा है, वहाँ पर रुकूंगा। वहाँ से देखता हूँ, अगर दिल किया तो कुछ थोड़ा बहुत खा लूँगा, नहीं तो चाय पी लेंगे वहाँ से। वैसे तो सैंडविच खाया था मैंने इवनिंग में। तो अब भी ये लगा लो 150 माइल बचा है ढाबा। 150 माइल मतलब ऑलमोस्ट 2.5 घंटे अपने को लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो तब तक हो सकता है भूख लग जाए तो खाना खा लेंगे वहाँ से, वो रोटी वगैरह फ्रेश बना के देते हैं वो लोग, अच्छा ढाबा है वो। तो सही है भाई लोग। अभी कुछ ये जो मैरीलैंड है, इसके व्यू मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा अंधेरे के चलते, क्योंकि अभी रात हो चुकी है। और मैं तो पूरा फ्रेश हूँ, थकावट फील नहीं हो रही, क्योंकि अभी तो इतनी देर तक तो अपन काम ही करते हैं यार न्यूयॉर्क में। तो वैसे जो अपना काम है रात को, ज़्यादा नहीं तो 11-12 बजे तक तो मैं गाड़ी चलाता ही हूँ, टैक्सी चलाते हैं वहाँ पर। तो थकावट वाली तो बात मैं नहीं कहूँगा, नींद भी नहीं आ रही। नींद आएगी जाके रात को 2-3 बजे के बाद, तब झटके लगेंगे नींद के। देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों ने भी अगर ये कभी लंबा ट्रिप मारा है, और ये अगर आप लोगों में से कोई जो भी देख रहा है वीडियो, अगर आप लोग भी ऐसा लंबा ट्रिप करते हो, लॉन्ग ट्रिप गाड़ी में या बाइक में, तो ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोगों के एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं। और अगर कोई भाई इस रोड पे चलता है 81 पे और I-40 पे कैलिफोर्निया की तरफ, या न्यू मैक्सिको, ये अपने अलाबामा की तरफ, या आरकनसास हो गया, इलानोय, ये सब इस तरफ अगर आप लोग चलते हो तो बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके कौन कौन इस रूट पे चलता है। तो भाई लोग, मसला ये है कि रात का टाइम है, बाहर के व्यू तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो आपको पता ही है कि रात है, अंधेरा है। ये जो अपन यहाँ से अब गुजर रहा हूँ मैं ना, जिस रास्ते से, ये बहुत प्यारे प्यारे यहाँ के रोड्स हैं, आजू बाजू में बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं। पहाड़ों के बीच में से हम निकल रहे हैं।
तो कोई बात नहीं, 11 बज गए हैं और 6-7 घंटे में सूरज निकल आएगा तो दिन चढ़ेगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर सारा जो भी है कैप्चर करके दिखाऊंगा। आई थिंक मैं जब नॉक्सविल पहुंचूंगा तब तो सुबह होगी, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टेनेसी के जो स्मोकी माउंटेन वगैरह हैं उनके व्यूज़ हम कोशिश करेंगे कि कैप्चर करें। तो बाकी बीच बीच में बताते रहेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि सफ़र कैसा चल रहा है। अभी तो फ़िलहाल 10:55 हुए हैं और बाहर इतना ट्रैफिक अभी तो मुझे नहीं मिल रहा, पीछे कंस्ट्रक्शन की वजह से ही ट्रैफिक था। अभी रोड खाली रहेगा। तो मोस्टली अपने जो ट्रक वाले भाई हैं, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो रात को चलते हैं। वैसे रात को चलना बेटर रहता है क्योंकि ट्रैफिक नहीं रहता। दिन के मुकाबले अगर आप रात को चलो तो रात का सफ़र भी ज़्यादा जल्दी कटता है दोस्तों, क्योंकि ना ही आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, छोटी गाड़ियों वाले ज़्यादा नहीं मिलते आपको, तो मोस्टली ट्रक ही होते हैं बस। और अगर बारिश ना हो तो रात का सफ़र बेस्ट है, लेकिन अगर बारिश हो रही है तो फिर रात को मैं आपको नहीं कहूँगा कि रात का सफ़र अच्छा है बारिश में, क्योंकि बारिश में जो विजिबिलिटी है बहुत ही कम हो जाती है अंधेरे में। तो अगर भगवान ने चाहा अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तो चलता ही रहूँगा वैसे भी, और मुझे तो चलना ही पड़ेगा अगर बारिश हो या ना हो, डजंट मैटर, क्योंकि अपने को पहुँचना है सुबह वहाँ पर यार। तो साथ के साथ मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है, आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। ये भी वीडियो आज ही कर दूंगा रात को ही, इसको भी अपलोड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्चुअली में मेरा प्लान था लाइव करने का, लाइव स्ट्रीमिंग करने का, लेकिन मैं ट्राई कर रहा था, जैसा कि मेरा चैनल नया है तो वो एक्टिवेशन के बाद 24 आवर के बाद हम लाइव कर सकते हैं। तो जब हम वापस आएंगे कल वहाँ से मिसिसिपी से वापस आएंगे तो डेफिनेटली मैं लाइव ज़रूर करूँगा दोस्तों, आपके साथ लाइव शेयर करेंगे। तो अभी तो यही चल रहा है बस, देखते हूँ अभी आगे जहाँ भी आप रुकता हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ रुक के गैस लेनी है, और जब ढाबा आएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ वीडियोस में। ढाबा मूरथल ढाबा है, हरियाणा के भाई हैं वो, कुरुक्षेत्र एरिया के हैं वो लोग, और अच्छा उनका खाना वगैरह अच्छा होता है, घर जैसा ही टेस्ट रहता है खाने का, साफ़ सफाई से बनाते हैं, और वैसे भी और रेट भी वाजिब है उनके, रेट भी कोई जेन्युइन रेट है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड नहीं है उनका। रोटी वगैरह बिल्कुल वो आपके सामने ही आपको बना के देते हैं, फ्रेश खाना होता है, इसलिए मैं वहाँ पर रुकता हूँ हर बार। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि वो आपको पता ही है कि बासा खाना देते हैं, लेकिन ये जो मूरथल ढाबे वाले हैं, वैसे तो ये एक फूड ट्रक है, जो मूरथल ढाबा है वो फूड ट्रक है, लेकिन उनका जो खाना है भाई वो मस्त होता है, खाना सही रहता है उनका, और उनके कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है, और काफ़ी उनके जो कस्टमर्स हैं 24 आवर वो लोग बिज़ी रहते हैं। तो लेकिन उनकी एक बात मुझे सही नहीं लगी कि वो लोग संडे की आई थिंक छुट्टी कर जाते हैं। तो पिछली बार जब मैं आया था तो संडे था, तो मुझे ढाबा खुला नहीं मिला था, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ था उस समय। तो आप जब उम्मीद करके आते हो कि वहाँ जाके रुक के खाना खाता हूँ और आपको आगे जाके वो दुकान बंद मिले, तो बंदा फिर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। तो देखते हैं, आज तो वैसे संडे नहीं है तो डेफिनेटली वो लोग खुले होंगे भाई लोग। तो अपना 1 माइल रह गया है वह अपने वेस्ट वर्जीनिया का बॉर्डर, ये एग्ज़िट नंबर 2 आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके आगे अभी आएगा वेस्ट वर्जीनिया का बॉर्डर। तो वेस्ट वर्जीनिया भी बहुत अच्छी एक स्टेट है भाई, साफ़ सुथरी स्टेट है, मस्त है वो। वहाँ पर भी लेक्स वगैरह बहुत हैं, पहाड़ियाँ हैं। अगर आप लोगों को घूमने किसी को आना है तो, वैसे तो मेरे जानने वाला तो कोई भी नहीं रहता वेस्ट वर्जीनिया, मैरीलैंड में तो बहुत है, अपना कज़न भाई रहता है, अपना बिल्लू भाई है, बिल्लू है, अपना मान साहब हैं, अपना सागर भाई हैं, काफ़ी हैं मेरे गांव वाले, और मेरे खुद के मेरे चाचा का बेटा है, मेरे कज़न है, वो लोग मैरीलैंड में रहते हैं, और मेरे मामा हैं वहाँ रहते हैं। अपने काफ़ी रिश्तेदार हैं जो बाल्टीमोर में रहते हैं, मैरीलैंड में। तो यहाँ पर वेस्ट वर्जीनिया में मुझे नहीं लगता कि मेरे जानने वाला कोई होगा एक्चुअली में, बट हाँ यहाँ मैरीलैंड में तो बहुत हैं। वर्जीनिया में भी अपने बंदे काफ़ी हैं,
अपनी जान पहचान के अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली वाले बंदे काफ़ी रहते हैं वर्जीनिया में, अपने वर्जीनिया में भी हैं। टेनेसी में कोई नहीं है, टेनेसी में सिर्फ मेम्फिस में ही है अपने जो कुछ एक दोस्त हैं और अपना एक दो गांव का बंदा है उधर पंजाबी। तो पंजाबी कम्युनिटी मेम्फिस में अगर आप लगाओ, टेनेसी में तो इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो साउथ इंडियंस की है, हैदराबादी हैं। और ये देखो बोर्ड आ गया वेलकम सेंटर वेस्ट वर्जीनिया का। तो बहुत ही जल्द अपन वेस्ट वर्जीनिया में एंटर करेंगे दोस्तों। आई थिंक ऑलमोस्ट वी आर देयर। ये देखिए आपको शायद स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो अमेरिका में क्या है, जितने भी बॉर्डर्स हैं ना, ये नदियों से डिवाइड होते हैं बॉर्डर। यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ बनी हुई हैं। नदियाँ जो नदी जब हम ब्रिज जो क्रॉस कर रहे हैं, ये एक नदी की है इसके नीचे। तो जैसे नदी क्रॉस होगी वेस्ट वर्जीनिया आएगा। ये देखिए लगा है बोर्ड, वेलकम टू वेस्ट वर्जीनिया। बोर्ड आ गया, पता नहीं आपको दिखा कि नहीं, अंधेरा बहुत था। तो यहाँ पर यार हाईवेज के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई। यहाँ पर जहाँ साइन बोर्ड्स हैं बस वहीं पर आपको स्ट्रीट लाइट मिलेगी। यार इतना बड़ा देश है, हज़ारों ही किलोमीटर, तो कहाँ कहाँ ये लोग स्ट्रीट लाइट लगाएंगे यार। ये देखो ये भी वेस्ट वर्जीनिया का वेलकम सेंटर आ गया। तो ये पहला रेस्ट एरिया है, वेलकम सेंटर है ये। तो बेसिकली जब हम किसी भी नई स्टेट में एंटर करते हैं तो बॉर्डर्स के ऊपर इन्होंने वेलकम सेंटर बनाए हुए हैं। वहाँ पर आप रुक के अपना रेस्ट रूम वगैरह और रेस्ट एरिया भी बना होता है, छोटी मोटी शॉप्स भी होती हैं, आप अपना चाय पानी ले सकते हो वहाँ से। तो ये सब आपको बॉर्डर्स पे मिल जाता है। वेलकम सेंटर उन्हें कहते हैं। काफ़ी अच्छी जगह होती है, साफ़ सुथरी पार्किंग वगैरह बनी होती है वहाँ पर। तो वो फाइनली अपने को बकीस का बोर्ड दिखाई दे गया। 109 मील बचा है बकीस। 109 मील अगर मैं आपको कहूँ तो 1.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा उधर बकीस में। और बकीस में थोड़ी देर रुकेंगे, वहाँ से गैस भी फुल करनी है अपने को। और कोई ज़्यादा नहीं तो कोई 15-20 मिनट वहाँ पर मैं रेस्ट लूँगा, गाड़ी को भी थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों देखते रहो वीडियो को, आगे बने रहिए, स्किप मत किया करो भाइयों। वीडियो जैसे जैसे आप देखते हो वैसे वैसे हम बनाते रहेंगे। अगर आप लोग देखना बंद कर दोगे तो हम बनाना बंद कर देंगे भाई। तो आपसे यही गुजारिश है कि भाई लोग वीडियो को ज़रूर मत देखा करो और लाइक ज़रूर किया करो, स्किप मत किया करो भाई वीडियो को। और बहुत सारे अपने जो भाई हैं वो क्या करते हैं कि वीडियो को 15 सेकंड से पहले बंद कर देते हैं। तो भाइयों ऐसा है कि YouTube की एक पॉलिसी है, अगर आप वीडियो को 30 सेकंड्स से ज़्यादा नहीं देखते, 30 सेकंड से पहले अगर कोई वीडियो आप स्क्रॉल कर दो या वीडियो का पेज लेफ्ट कर दो, उसको छोड़ दो, तो वो व्यू काउंट नहीं होता भाई। तो एक रिक्वेस्ट है सबसे यार, जब भी आप कोई भी अगर वीडियो के पेज पे जाते हो ना, तो प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है कि उसको एटलीस्ट 30 सेकंड तक तो देखा ही करो। 30 सेकंड मस्ट आप उसको देखा करो, ताकि जो जिसने वीडियो डाली है उसका एटलीस्ट वो व्यू काउंट हो जाए। तो ये एक रिक्वेस्ट है भाई, इसको एक्सेप्ट करना भाई, सिक्योर करना प्लीज़, गुजारिश है आपसे हाथ जोड़ के। तो दोस्तों ठीक है, आपको थोड़ी देर में बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में, कहाँ कहाँ हम गए, कैसे अपनी पढ़ाई हुई, वो सब चीज़ें आपसे डिस्कस शेयर करेंगे थोड़ी देर में। पहले मैं गैस भरा लूँ क्योंकि अपने 50 की रेंज बची है और मेरे को रिज़र्व भी शो करने लग गया, गाड़ी रिज़र्व में चल रही है। तो गैस ले लेता हूँ मैं, फिर अपन मिलते हैं आपसे दोस्तों। तब तक के लिए मज़े करो और खुद। तो भाइयों फाइनली अपने को एक फ्लाइंग मिला है, एक पायलट का स्टेशन आया है। देखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अपनी गाड़ी रिज़र्व में चल रही है तो मस्ट अपने को गैस भरानी पड़ेगी। आई थिंक यहाँ पायलट नहीं है, वावा है और शीज़ का है। चलो कोई बात नहीं, गैस तो लेनी पड़ेगी कुछ भी है। तो यहाँ से थोड़ी गैस भर लेते हैं, जो 100 माइल तक अपना काम चलना चाहिए। उसके बाद बकीस आएगा, वहाँ से फुल करूँगा।
और मस्त चल रहा है सफ़र अपना, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, अभी तक पोस्ट नहीं हुई, बहुत स्लो है प्रोसेस इसका, बट हो जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में। चल यार बीपी से ही भर लेता हूँ, कहाँ आगे जाऊँगा, बीपी से ही ले लेते हैं। थोड़ी सी गैस भरानी है $20 की, इतना भी क्या लोचा। अंदर वाला स्टेशन आई थिंक बंद हो गया, कार्ड से भरनी पड़ेगी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। और दोस्तों यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ है ना अमेरिका में, जहाँ भी कहीं आप गैस स्टेशन एग्ज़िट के पास आप निकलते हो तो आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। देखो यहाँ मैकडोनल्ड्स है, डंकी डोनट्स, बर्गर किंग, सामने एयरबेस है, आपको होटल्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ हैम्पटन इन है, ऑलिव इन है, कई होटल हैं यहाँ पर वैसे नाइट स्टे करने के लिए। अगर आप लोगों को नींद वींद आ रही है या कुछ है, थकावट हो रही है, तो आप यहाँ रुक के स्टे कर सकते हो। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। नंबर 3 तो अंदर ही जाता हूँ, अंदर मार्केट खुली है, उसको बोलता हूँ $20 की छोड़ दे गैस भाई। Hi sir, can I get a $20 on number 3 please? 20 on 3? Yes sir. You have a Rocks card with us? No sir. $20? Hey, thank you boss. Thank you. Have a good night. You too, thank you. अच्छा, आप लोगों में से अगर कोई भी सागर एमपी मध्य प्रदेश सागर का कोई रहने वाला हो जो वीडियो देख रहा हो, तो मेरे से ज़रूर डीएम मुझे करके बताना, क्योंकि मेरा बचपन वहाँ गुज़रा है, एमपी मध्य प्रदेश सागर में। क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे और हम लोग वहीं उनके साथ ही स्टडी करते थे, उनके साथ रहते थे, हमारी पोस्टिंग वहाँ पर थी पापा की। तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। सागर ना केंद्रीय विद्यालय एक स्कूल था वहाँ पर, वैसे तो वहाँ कई स्कूल हैं, आर्मी स्कूल भी है और केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भी है, जिसे हम सेंट्रल स्कूल बोल देते हैं। सेंट्रल स्कूल बहुत हैं वहाँ पर, आई थिंक 2 हैं, एक केवी नंबर 1 है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2। तो जो अपना स्कूल था वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 था। अगर उसमें वहाँ से अगर कोई है तो मुझे प्लीज़ डीएम ज़रूर करना। अपना बैच था 2000, वैसे तो वहाँ मैं 1999 से लेकर 2001 2002 तक मैं वहाँ था। तो अपनी अगर इस बैच का कोई भी अपना दोस्त हो तो ज़रूर बताना। सही है दोस्तों, अपन ने यहाँ से 20 की गैस ले ली है और $20 की आई है अपनी 4.23 4.25 गैलन आई है। सही है, बहुत है, क्योंकि मैं 93 डालता हूँ हमेशा अपनी गाड़ी में, और 93 जो है प्रीमियम गैस होती है, सबसे अच्छी गैस यही रहती है। तो अपन यही डालते हैं। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, कट लेते हैं, कट ले भाई पतली गली से। देखता हूँ कितने मीटर चढ़े हैं ऊपर। ऑलमोस्ट हाफ टैंक हो गया, 174 माइल्स की रेंज बता रहा है, बहुत है। आप 100 माइल्स में अपन ने एग्ज़िट ले लेनी है, तो अपने लिए सही है, बहुत है इतनी।
चलिए पकड़ते हैं हाईवे और यहाँ से हो जाते हैं गिली गिली छू मंतर। कहीं भी आप न्यूयॉर्क सिटी, कोई भी आप बड़ी सिटी से अगर बाहर निकल जाओ ना यार, तो आपको कोई देखने को ही नहीं मिलता। मतलब रोड सुनसान, बहुत ही खुले खुले एरिए हैं और यहाँ पर मतलब दूर दूर तक आपको कोई बंदा नहीं दिखता। अमेरिका का जो लैंड है बहुत बड़ा है यार, क्षेत्रफल जो है ये बहुत बड़ा है। मैंने सुना है, कहते हैं 7 बार इंडिया हो तो एक अमेरिका बनता है। पता नहीं सच है कि झूठ है, इसके बारे में रिसर्च करेंगे। तो काफ़ी बड़ा है इसका लैंड। आप ये लगा लो कि अमेरिका में अगर आप नॉर्थ से साउथ जाते हो तो मेरे ख्याल से आपको 2000 प्लस 2200 माइल पड़ता है, आई थिंक सो 2200 माइल, हाँ। और न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया अगर आपको जाना है तो ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट अगर आप जाते हो तो आई थिंक ऑलमोस्ट ये 3500 माइल्स के आसपास पड़ता है, 3500 माइल। किलोमीटर्स में तो ये 6000 के आसपास बन जाता होगा। तो पता नहीं, अपना इंडिया तो वैसे टॉप टू साउथ होगा कितना है, आई थिंक 2500 किलोमीटर है, इतना ही होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी 2.5 नहीं तो 3000 होगा, याद नहीं है मुझे। रिसर्च करेंगे इसके बारे में, करेक्ट एक्यूरेट जो भी है ना मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। फाइनली अपन वर्जीनिया में घुस चुके हैं। इस टाइम मैंने वर्जीनिया एंटर कर लिया, तो होपफुली बोर्ड आएगा वेलकम टू वर्जीनिया का एक बार फिर से, क्योंकि 2 बार आता है। वेलकम सेंटर का बोर्ड तो अभी जस्ट आया था, 1 सेकंड पहले मैंने वीडियो ऑन नहीं की, वो निकल गया। तो अभी अपने को चलना है सीधा तकरीबन 350 मील, 317 मील सीधा चलना है। उसके बाद जो है अपना हाईवे 40 अपन पकड़ेंगे वहाँ से। तो वर्जीनिया में इंटर कर गए हैं। वो जो ट्रैफिक की वजह से 2 घंटे ख़राब हुए हैं, अगर वो नहीं होते तो बहुत सही होता। शायद अब तक मैं ढाबे से भी आगे होता, ढाबा क्रॉस करके मैं उससे आगे निकल चुका होता। तो मेरे 2 घंटे जो कंस्ट्रक्शन की वजह से ख़राब हुए हैं उसका मुझे बहुत बड़ा लॉस मुझे फील हो रहा है कि यार 2 घंटे बर्बाद कर दिए। एक्चुअली मैंने यही सोचा था कि मैं घर से, वैसे मैं इसीलिए जल्दी निकला था कि चलो मेरे पास 3-4 घंटे हैं तो मैं उस समय में अपना बॉडी को थोड़ी रेस्ट मिल जाती, मैं सो जाता थोड़ी देर, एक 4-5 घंटे की भी अगर स्लीप ले लेता तो वापस आने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, बॉडी फ्रेश हो जाती है। यार अगर आप 24 घंटे में अगर आप 4 या 5 घंटे भी सो जाते हो ना तो बहुत फ़र्क होता है, मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी को। अगर आप इतनी देर में इतनी रेस्ट भी अगर आप कर लो तो चलो कोई बात नहीं। वैसे अगर मैं जब ऐसे लॉन्ग ट्रिप में गाड़ियों में जाता हूँ तो अपने में मैं लैपटॉप पे, अपने टैबलेट पे फिल्म्स वगैरह देखता रहता हूँ। लेकिन आज थोड़ी जो स्टोरी है थोड़ी चेंज है, अपना सीन आज चेंज हो चुका है, क्योंकि आज अपन व्लॉग्स बना रहे हैं, आज अपन वीडियो बना रहे हैं। यूजली मैं फिल्म्स वगैरह, रील्स और ये जो वीडियोस और टाइम पास करते जाता हूँ, मगर आज ठीक है, मज़ा आ रहा है। रील बनाने में भी, वीडियो बनाने में भी मज़ा आ रहा है। ऑलरेडी अपनी वीडियो अपलोड हो चुकी है, पोस्ट हो चुकी है, मैंने अभी जस्ट चेक किया था। तो 315 मील सीधा दिखा रहा है चलने के लिए। अब जो नेक्स्ट स्टॉप है मेरा वो पहले आएगा आई थिंक बकी, हाँ बकी आने वाला है 100 माइल पे, 100 तो नहीं अभी 80 रह गया होगा। तो वहाँ रुक के मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। एक्चुअली बकी के बारे में बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को, इवन कि जो अमेरिका में रहते हैं उनको भी बकीज़ के बारे में बहुत सारे लोग हैं अपने जिनको नहीं पता। तो आपको मैं वहाँ जाके उसके बारे में वीडियो में दिखा के आपको बताऊंगा कि बकी दुनिया का सबसे बड़ा गैस स्टेशन है, दुनिया का, नॉट ओनली यूएस का, दुनिया का सबसे बड़ा जो गैस स्टेशन है। आप यहाँ से जजमेंट कर सकते हो कि
बकीस में 400 पंप होते हैं। जो छोटा बकी है, जो मिनिमम भी 400 पंप होते हैं उसमें। आम अभी रेगुलर गैस स्टेशन में जब हम जाते हैं किसी में भी, तो आपको देखने को मिलता है कि वहाँ मैक्सिमम 8, 10 या 12 या 16 या 20 पंप होते हैं। मैक्सिमम 20 पंप होते हैं। छोटे गैस स्टेशन में 4 होते हैं, कईयों में 8 होते हैं, कईयों में 12 होते हैं, कईयों में 20-22 पंप तक होते हैं। बकीस में भाई 400 पंप होता है। आप यहाँ से सोच लो कि कितना बड़ा होगा वो। और अंदर जो उसका जो स्टोर है बकीस का, वो इतना बड़ा होता है। आप ये चीज़ देख लो कि आपके घर से रिलेटेड कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो वहाँ नहीं मिलता यार। A to Z वहाँ सब कुछ मिल जाता है आपको। और मेन चीज़ क्या है कि वहाँ आपको फ्रेश फूड मिलता है, वो आपके सामने रेडी करते हैं। उसके अंदर बेकरी भी है, फ्रेश फूड बेकरी में भी वो सामने रेडी करते हैं। बोचरी भी है, वो जो कसाई की दुकान होती है, जो मीट शॉप, वो भी आपके सामने रेडी करते हैं। जूस बनाना है, फ्रूट, मतलब कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं जो यहाँ नहीं मिलती। हर एक खाने की आइटम, ट्रैवल से रिलेटेड कोई चीज़ हो, घर का सामान हो, कपड़े हो, कपड़े तक मिलते हैं वहाँ। जूते, चप्पल, कपड़े, मतलब A to Z हर एक चीज़ मैं कहूँगा कि वहाँ मिल जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर में आने वाला है। तो बहुत ही बड़ा गैस स्टेशन है। तो दोस्तों, मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि अपने जीवन के बारे में बताएंगे आप लोगों को। चलो, जो तो जानते हैं अपने जो भाई लोग, उनको तो पता ही है। जो अपने व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस नई अपने साथ जुड़ रही है, उनको बताना ज़रूर चाहूँगा मैं। तो मेरी लाइफ इंडिया में जितनी गुजरी है, मेरा जो बचपन गुजरा है बहुत अच्छा रहा है। मेरे पिताजी आर्मी में सर्विस करते थे, फौजी थे। तो उनका रिटायरमेंट हुआ था 2003 में। तो जैसे जहाँ जहाँ फौजी सिपाही की जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती है, तो वहाँ आपको घूमना पड़ता है उनके साथ। तो अपनी जो स्टडी है हमारी, मेरी बहनों की, अपनी सारी पंजाब के बाहर ही हुई है। तो ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे अपने जो दोस्त हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, अपनी ऑडियंस है, वो कहती है कि तुम हिंदी कैसे बोलते हो, कि लाइक मोस्टली पंजाब का देसी गांव का लड़का हिंदी जैसे मैं बोलता हूँ नहीं बोलते लोग ना। तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले। तो जो राज है वो हिंदी का वो यही है कि अपनी मेरी जो प्राइमरी स्टडीज़ है वो सेंटर स्कूल में हुई है, केंद्रीय विद्यालय में हुई है। और मैंने अपनी नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक मैंने केंद्रीय विद्यालय में किया है। तो बहुत ही अच्छा जो लाइफ है, मेरा बचपन है, गुजरा है। बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त थे बचपन में यार, बहुत याद आते हैं। और कुछ के साथ तो मैं आज भी कनेक्ट हूँ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि अपना सबसे पहले मेरा जन्म हुआ है जम्मू कश्मीर में। मेरे पापा कश्मीर में पोस्टेड थे, तो वहाँ पर मेरा बर्थ हुआ था। और मेरा बर्थडे रिसेंटली गया है। तो उसके बाद फिर हम दिल्ली गए थे। मेरे पापा की पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। मेरी जो छोटी बहन है उसका बर्थ दिल्ली का है। और दिल्ली में हमने तकरीबन 6 साल हम रहे हैं। आई थिंक 3rd क्लास में था मैं जब, 3rd और 4th तक मैंने दिल्ली में की है। फिर वहाँ से मेरे पापा की पोस्टिंग हो गई थी सिलीगुड़ी। बहुत सारे लोगों को पता होगा सिलीगुड़ी के बारे में। सिलीगुड़ी पड़ता है वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से ज़्यादा दूर नहीं है। तो सिलीगुड़ी में हम रहे हैं ऑलमोस्ट 5 साल, आई वुड से 5-6 साल रहे हैं सिलीगुड़ी में। वहाँ भी बचपन अच्छा गुजरा है। सिलीगुड़ी में मेरा स्कूल कौन सा था मुझे याद नहीं। आई थिंक KV2 था सिलीगुड़ी में, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 था या 3 था, लिटरली मुझे याद नहीं है। मुझे इतना पता है हमारे स्कूल के सामने एक थिएटर होता था। और जो एक मूवी आई थी 1990 आई थिंक 6
96 और 7 में आई थी, खुद्दार, गोविंदा की मूवी थी। और वो पहली मूवी थी जो मेरे पापा हम लोगों को दिखाने ले गए थे थिएटर में, और फर्स्ट मूवी जो मैंने अपनी लाइफ में थिएटर में देखी वो खुद्दार मूवी थी। और वो हमारे स्कूल के सामने एक छोटा सा थिएटर होता था कैंट एरिया में, तो वहाँ हम गए थे। तो दिल्ली सिलीगुड़ी में मैंने की है, 5th क्लास तक मैंने सिलीगुड़ी में की है। और जब मैं 6th में हुआ था तो मेरे पापा की पोस्टिंग हो गई थी सागर। सागर अपना पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो आप ये लगा लो कि मेरा हिंदी बोलने का जो एक्चुअली में मेरा जो जैसे हम पहले हिंदी में बोलता था अपनी जवानी में कह लो या अपने चाइल्डहुड में, वैसी अभी मेरा एक्सेंट नहीं है, क्योंकि पहले हम शुद्ध हिंदी बोलते थे, अभी थोड़ा सा पंजाबी टच हो गया है। उसका कारण ये है कि बहुत साल हो गए मुझे इंडिया छोड़े में। तो मैं आपको बताता हूँ सारी अपनी लाइफ स्टोरी। तो आप ये लगा लो कि मुझे बाइक राइडिंग का इतना शौक था कि जब मैं इतना छोटा था तो मैं मतलब मेरी टांगे भी नीचे तक नहीं पहुंचती थी, ज़मीन तक, स्कूटर मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के। पर मैं फिर भी जब भी मुझे मौका मिलता था किसी का भी बाइक या स्कूटर चलाने का तो मैं लेके भाग जाता था। तो मैं जब 6th क्लास में था मैं तब से स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाने का मुझे शौक है। और अपने पास तो नहीं था, हमने बाद में लिया, तो लोगों की जिसकी भी हाथ लगती थी लेके कट लेता था। तो उसके बाद फिर जब हम सागर आए हैं मध्य प्रदेश में, तब मैंने सागर की तो मुझे ऑलमोस्ट सब चीज़ें याद है, क्योंकि मैं 6th क्लास में था। 6, 7, 8, 9, 10th मैंने सागर में की हैं। सागर में अपना स्कूल था केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, और बेस हॉस्पिटल है वहाँ पड़ता है सागर में। जो दोस्त सागर से हैं उन्हें पता होगा, बेस हॉस्पिटल, आर्मी का बेस हॉस्पिटल बोलते थे उसे। महाराजा कौन सी रेजिमेंट थी वहाँ पर, दिमाग से निकल गया, आई थिंक महाराजा रेजिमेंट थी, ऐसा ही कुछ रेजिमेंट है वहाँ जो हमारे स्कूल के सामने थी। और हमारे स्कूल की मेन बात यह थी कि हमारा स्कूल पढ़ाई में भी पूरे जो एमपी का जो हमारा वहाँ जोन सिस्टम होता था, केंद्रीय विद्यालय का ना एक जोन सिस्टम है, तो पूरे जोन में जो ग्वालियर जोन में आता था हमारा स्कूल, हर बार हम फर्स्ट आते थे। और बहुत ही एक अच्छे रैंक का स्कूल था हमारा। मुझे अभी भी याद है हमारे प्रिंसिपल होते थे सलील सक्सेना जी होते थे। तो वहाँ पर जब हम सागर में थे, मैं 9th क्लास में था, तब मेरे पापा ने फर्स्ट बाइक खरीदी थी अपनी लाइफ में। पहले हमारे पास एक स्कूटर होता था, वो बेच दिया था पापा ने। तो हमारी फर्स्ट मोटरसाइकिल जो मेरी थी वो थी CD 100, हीरो होंडा की CD 100 होती थी। उसकी पिक्चर्स आज भी मेरे पास हैं, शायद घर में होंगी कहीं ना कहीं। तो वो फर्स्ट बाइक हमने खरीदी थी दोस्तों। और आप ये लगा लो कि मैं 9th क्लास में जब था, आई थिंक मैं 13 साल का होऊंगा, 12-13 साल का था मैं तब से बाइक राइडिंग का मुझे शौक था। तो आपको तो पता है इंडिया में तो बचपन से ही लोग, आजकल के बच्चे तो और भी छोटे हैं तो स्कूटरी और ये एक्टिवा और बाइक्स भगाते हैं। तो हमारे ज़माने में जिसके पास मोटरसाइकिल होती थी उसे राजा समझते थे, उस ज़माने में अमीर समझते थे कि लाइक अरे यार वो फलाने के पास तो मोटरसाइकिल है, हीरो होंडा है। मोटरसाइकिल नहीं बोलते थे तब, उस ज़माने में हीरो होंडा बोलते थे कि फलाने को हीरो होंडा है। तो बहुत एक रेपुटेशन थी हमारी। तो मैं कभी कभी उसे स्कूल लेके जाता था, तो बहुत जैसे जो बच्चे थे वो देख के बहुत ही एक्साइटेड होते थे कि यार। तो मुझे मेरे स्कूल में मुझे जैसे मैं पगड़ी जूड़ा करता था, सिर के ऊपर पटका बांधता था, तो मुझे सब पग्गी कहते थे, पग्गी, क्योंकि उस ज़माने में इतना वो नहीं था। तो मुझे मेरे स्कूल में मैं फेमस था क्योंकि मैं म्यूज़िक में था। जो भी कभी फेस्टिवल होते थे तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो जब हमने बाइक फर्स्ट ली तो बहुत एक्साइटेड होते थे बच्चे जब मैं स्कूल उसे लेके जाता था, घुमाता था। तो फिर उसके बाद फिर मेरे पापा की पोस्टिंग, जब मैं 10th में था तो हम जालंधर आ गए थे, क्योंकि वो फाइनल पोस्टिंग जो होती है, आर्मी का एक रूल है कि आपकी जो लास्ट पोस्टिंग उस समय होती थी, अभी पता नहीं शायद चेंज ना हो गया हो, तो आपकी जो लास्ट पोस्टिंग होती है वो जो भी फौजी है वो अपनी मर्जी से ले सकता है, जो उसके रिटायरमेंट का लास्ट जो पोस्ट एरिया होता है। तो मेरे पापा ने जालंधर चूज़ किया था, तो हमने ये सोचा था शायद कि चलो जालंधर
हम हायर स्टडीज़ करेंगे, जलंधर पंजाब में सेटल हो जाएंगे, क्योंकि मेरा अपना गांव जो है जलंधर के पास ही है, आधे घंटे का रास्ता है जलंधर से। तो दोस्तों आप ये लगा लो कि मैं ये स्टोरी आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का मुझे ये सवाल आया था, यार तू हिंदी में व्लॉग क्यों बनाता है और तू हिंदी बोलता कैसे है, कि लाइक हम भी पंजाब से, हम भी इंडिया से, हमें यार इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती कि लाइक जैसे तू बोल लेता है, और तेरा एक्सेंट भी ऐसा लगता है कि तू पंजाब से है ही नहीं। तो टेक्निकली इसलिए मैंने आपके साथ ये स्टोरी शेयर की, क्योंकि मेरी जो प्राइमरी स्टडी है ये सारी हिंदी एरिया में ही हुई है, और हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम था और हिंदी में भी पढ़े हैं। हालांकि हमारी संस्कृत भी हमें पढ़ाई जाती थी, अब वो तो इतनी याद नहीं है, लेकिन चलो, क्योंकि इतना ज़्यादा तो मैं होशियार नहीं था पढ़ाई में। तो 10वीं करने के बाद दोस्तों मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैं फ्रांस चला गया था। 2006 में मैं फ्रांस चला गया था, फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में, जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत स्टेप था। तो मैं अपनी टीनेज में मैं 17 साल का था जब मैं फ्रांस गया हूँ। तो फ्रांस में रहा हूँ मैं तकरीबन 10 साल। तो फ्रांस में रहने के बाद फिर मैं वहाँ, ठीक है, अपनी लाइफ जैसे भी थी सही हो गई, अच्छा टाइम पास हो गया, क्योंकि मेरी फैमिली फ्रांस में भी है, मेरी बहन रहती है उधर। तो मेरी बेटी भी है उधर फ्रांस में, मेरी अपनी बेटी है। तो ये लगा लो कि जैसी गुजरी अच्छी गुजरी। फ्रांस में अपने 10 साल गुजारने के बाद वहाँ पर भी मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक था, लेकिन वहाँ पर फ्रांस में जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा, फ्रांस में आपको गाड़ी का लाइसेंस तो मिल जाता है, लेकिन आपको मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं देते हो। बहुत टफ है मोटरसाइकिल लाइसेंस लेना। यूरोप कंट्रीज में फ्रांस का तो मुझे पता है, क्योंकि मैं वहाँ रह के आया हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रांस में मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेना मतलब बहुत टफ, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो जो अंडर लाइसेंस होती थी, स्कूटरी होती है 150 सीसी की स्कूटरी होती थी, वो चलाते थे, वो थी मेरे पास, मैंने अपनी खुद की खरीदी हुई थी। तो इंडिया जाने के बाद फिर दोस्तों जब मैं इंडिया गया हूँ 2014 में, मैं इंडिया चला गया था वापस। 2015-16 तक मैं गया था। तो जब मैं गया इंडिया वापस, तो मैंने वहाँ पर फिर जाके अपनी लाइफ में कम से कम 5 तो मैंने बुलेट ही खरीदी हैं, 350 स्टैंडर्ड, क्लासिक, 500, पता नहीं कितने मॉडल बुलेट्स के मैंने खरीद के चला के बेचे हैं। फिर जो भी बाइक नई लॉन्च होती थी मैं ले लेता था, और मेरे पास KTM एडवेंचर थी 390, यामा R3 थी मेरे पास, एक 500 बुलेट थी, एक 350 क्लासिक थी। काफ़ी मोटरसाइकिल्स मैंने इंडिया में चलाई हैं। और इंडिया में अगर राइडिंग की बात करो तो मैंने ऑल ओवर इंडिया तो घुमा हुआ है। लद्दाख भी गया हूँ मैं, केरला गया था, कोची, तिरुवनंतपुरम, कन्याकुमारी, पौंडीचेरी, चेन्नई, मदुरई, ये सारा मैंने अपनी बुलेट 500 पे कवर किया हुआ है। और अपनी बाइक पे, दूसरी वाली पे KTM लेके मैंने राइड की थी। एक बार मैं अहमदाबाद गया था, एक बार मैं बॉम्बे गया हूँ, उदयपुर गया हूँ राजस्थान में, क्या नाम है उसका, पोखरन, क्या नाम है, जैसलमेर। मेरे पास इन सब की पिक्चर्स हैं, मैं आपके साथ अगले ब्लॉग्स में शेयर करूँगा। तो अपनी लाइफ सारी, मेरी जो ज़िंदगी है वो बस आप ये लगा लो कि मैंने मोटरसाइकिल्स, बाइक्स के पीछे बहुत पैसे वेस्ट किए हैं दोस्तों। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे पापा के साथ मेरी बहुत फाइट होती थी कि मैं कभी भी अपने काम छोड़ के बाइक लेके निकल जाता था। हेमकुंड साहिब पता नहीं कितनी बार मैं गया हूँ बाइक पे, नांदेड़ हजूर साहब गया हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ यार। मुझे इतना, मैंने इंडिया का कोई कोना नहीं छोड़ा। दिल्ली तो मेरे लिए ऐसे था कि बस जैसे घर से लोग चाय लेने जाते हैं ना बाहर, मतलब शॉपिंग करने जाते हो आप, हाँ चलो 2 पैकेट चीनी ले आ, 1 पैकेट दूध ले आ। पंजाब से दिल्ली तो मेरे लिए ऐसे था कि मैं बस ये गया और ये आया, मतलब बहुत मैंने राइड की है। दिल्ली का तो मुझे पता ही नहीं मैंने कितनी बार मैं गया हूँ राइड करने के लिए। तो दोस्तों मेरी लाइफ का जो बचपन से मुझे बाइक राइडिंग का इतना शौक है कि मैं सपने देखता था जब मैं
जब ये धूम, आपको याद होगा धूम मूवी आई थी 2002 3 4 में आई थी, 2003 में कि 4 में आई थी धूम मूवी। तो धूम मूवी जब हमने देखी थी फर्स्ट टाइम, जॉन अब्राहम को देखते थे बाइक चलाते हुए हायाबुसा। तो उस जमाने में हर एक बच्चे का, हर एक उस जवान का सपना होता था जिसको बाइक राइडिंग पसंद है कि मुझे एक ना एक दिन हायाबुसा खरीदनी है। तो मैंने भी सपना लिया था उस जमाने में कि कभी ना कभी भगवान मुझे उस मुकाम पे पहुंचाए और मैं भी हायाबुसा खरीदूं। हार्ले डेविडसन का तो हमें पता ही नहीं होता था कि हार्ले डेविडसन कौन सी बाइक है। हार्ले तो जब मतलब 2017-18 में जाके पता चला है कि हार्ले भी एग्जिस्ट करती है। वो भी हमारे यहाँ बेगोवाल है मेरा जो गांव, वहाँ पर एक लड़का है बहुत अमीर ख़ानदान का, वो लेके आया था हार्ले की 48। तो तब हमने पहली बार हार्ले देखी और तब पता चला कि हार्ले बाइक भी एग्जिस्ट करती है। तो मोटा मोटा आप ये लगा लो कि मेरी ज़िंदगी का एक सपना था कि मुझे अपनी लाइफ में हायाबुसा खरीदनी है। अमेरिका जब मैं 2021 में आया तो मेरी जेब में $1 भी नहीं था दोस्तों। जैसे आप सब लोग आते हो पंजाब से, हम इंडियंस लोग आते हैं पंजाब से या गुजरात से, आपको तो पता ही है, अब मैं वीडियो पे नहीं बताऊंगा, आप लोगों को तो पता ही है हम किस रास्ते से कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैं भी स्ट्रगल करके पहुँचा हूँ सारी दुनिया के जैसे पूरी दुनिया आती है जिस रास्ते से पंजाबी लोग आते हैं हम, क्योंकि आपको तो पता ही है हम लोगों को वीज़ा नहीं मिलता यूएसए का पंजाबियों को, क्योंकि उन्हें पता है ये लोग इधर आके गैस स्टेशन खरीद लेंगे, ट्रक चलाएंगे, ये वापस नहीं जाएंगे। इसलिए भाई साहब ये यूएस गवर्नमेंट हमको वीज़ा नहीं देती। चलो सही रास्ते भी हैं, जो लोग डिज़र्व करते हैं उन्हें मिलता भी है, लेकिन गरीब के बच्चे को कौन वीज़ा देगा यार, आपको तो पता ही है। तो बड़ी मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके, बहुत पैसे लोगों से ब्याज पे उठा के यहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। और मुझे अमेरिका आए आज 5 साल हुए हैं, क्योंकि मैं 2021 के अक्टूबर महीने में यहाँ आया था मैं, और अभी अगस्त चल रहा है। पूरे 5 साल भी मैं नहीं कहूँगा, अभी 1-2 महीना कम है। इतनी मेहनत की है दोस्तों कि मैंने अपना खुद का घर बना लिया है। मैंने जितना भी मैं कर्ज उठा के अपनी जो मेरा पैसा लगा था मेरे ऊपर, वो मैंने 1 साल के अंदर अंदर ही वो पूरा जो मेरे ऊपर कर्जा था, जो लोगों का कर्ज था, वो मैंने चुका दिया 1 साल के अंदर अंदर ही। और आज अगर आप बात करो तो आज मेरा खुद का बिजनेस है। जो भी भगवान ने दिया है अच्छा गुजर रहा है टाइम, जो भी दाल फुल्का जितना मिल रहा है बहुत अच्छा है। मालिक का शुक्रिया, परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ के लिए। तो दोस्तों मैं आपके साथ ये स्टोरी शायद ऐसे अपनी ज़िंदगी की पर्सनल स्टोरी कोई शेयर नहीं करता, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं करते। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद आप लोगों को, देखने वाले को शायद ये लगे कि पता नहीं क्या करता है क्या नहीं, कैसे बाइक्स लेके घूम रहा है। तो भाइयों मेरे पास आज की डेट में 5 मोटरसाइकिल्स हैं और 5 की 5 मैंने कैश ली हुई हैं, मेरी कोई भी बाइक लोन पे नहीं है। और मैंने इतनी मेहनत की है कि आप ये लगा लो कि मैंने 18 20 घंटे काम किया है अमेरिका में। और दोस्तों एक बात आपको मैं दिल से अगर बताऊं तो सच ये है कि हमारी एक अमेरिका दुनिया की एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर आपकी जेब में एक पैसा भी नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है ना, और आप मेहनत कर सकते हो, आप मेहनती हो, तो आप कुछ दिनों में ही आप राजा बन सकते हो अपनी ज़िंदगी में। अमेरिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी एक कंट्री है, ये एक ऐसा देश है कि यहाँ पर जो आदमी हार्ड वर्क करता है, जो आदमी दिल से काम करता है, आप दिल से
आप ईमानदारी से, आप अपने हार्ड वर्क से अगर काम करते हो ना, तो ये मुल्क आपको ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा देता है। तो मैंने इतनी मेहनत की है दोस्तों कि आज अपने पास बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं। मैंने कभी सपना भी नहीं लिया था कि मेरी खुद की कार होगी। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरी खुद के पास अपनी एक गाड़ी होगी। भगवान की कृपा से आज मेरे पास 5 गाड़ियां थीं, लेकिन मैंने अभी अपना बिजनेस थोड़ा चेंज कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने 3 गाड़ियां बेच दी हैं उनमें से। तो अपने पास हमें पता भी नहीं था कि कॉर्वेट किसको कहते हैं, कभी देखी भी नहीं थी लाइफ में। भगवान ने ऐसा मौका दिया कि मैंने कॉर्वेट खरीदी, उसे चलाया, हार्ले डेविडसन ली, सुजुकी हायाबुसा ली, निंजा 10R ली। जो मेरे सपने मैंने बचपन में लिए थे, तो मैंने अपने हर एक सपने को पूरा किया दोस्तों। और ये सब हुआ मेरी दिन रात की मेहनत से। आप अगर दिल लगाकर मेहनत करो नो, दिल लगाकर अगर आप मेहनत करते हो, तो भगवान भी आपका जो है मेहनत का फल आपको देता है दोस्तों। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई काम छोटा है या बड़ा है। मैंने हर किस्म के काम अमेरिका में किए हैं। मजदूरी भी की है, दिहाड़ियां भी की हैं, वेल्डिंग का काम भी किया है, कंस्ट्रक्शन का काम भी किया है, मिस्त्री के साथ भी काम किया है, जो घर बनाते हैं ईंटों वाले, और सीमेंट मिक्स करना, रेता बजरी को ऊपर लेके जाना, ईंटें ऊपर 10वीं मंजिल पे 12वीं मंजिल पे ईंटें चढ़ानी। मतलब ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं जो मैंने छोड़ा है। मैंने गैस स्टेशन में बाथरूम टॉयलेट साफ किए, पोछा लगाना, कैशियर पे काम करना, मतलब दुनिया का हर किस्म का काम। और ये मैं अकेला नहीं करता हूं दोस्तों, ये मत सोचना कि अपने बारे में बता रहा है, हमने भी किया, ऐसा नहीं है। कोई भी यहाँ पर जब अमेरिका में नया आता है ना भाई लोग, जब आपके पास पेपर नहीं होते, तो यहाँ पर आपको हर वो काम करना पड़ता है, आपको हर ऐसा काम करना पड़ता है जो अवेलेबल है। आपको हर किस्म का यहाँ पर मजदूरी करनी पड़ती है, और सब लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत करके कुछ बनना, वो चीज मायने रखती है। उसका फायदा नहीं अगर आपने जो कमाया तो वो आपने खा लिया। तो मेन चीज ये होती है कि आप अगर 2 पैसे कमाओ, तो उसमें से अगर ठीक है 1 पैसा खा भी लो, लेकिन कम से कम 1 पैसा तो आपको सेव करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, मैंने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। आज अगर मैं गाड़ियों में और बाइक्स पे घूम रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं घूम रहा, या किसी की मांग के नहीं घूम रहा, या किराए पे लेके नहीं घूम रहा। मैंने अपना स्टैंड अप खुद बनाया है। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, अपनी मेहनत के बल पे। तो मैंने अभी पहले शाम को थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि यार, अपने जो होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, वो आपको लाइक नहीं करते, वो आपको देख के खुश नहीं होते। तो मैंने इसीलिए कही थी कि जो मेरे अपने हैं, मेरे बहुत, आप ये लगा लो कि मेरे अपने खुद के घर के कम से कम 100 आदमी, 100 लोग ऐसे हैं जो यहीं अमेरिका में ही रहते हैं। किसी ने मुझे फ़ोन करके ये नहीं कहा कि भाई तू ये कर रहा है तो बहुत अच्छा है, यहाँ हम तेरे साथ हैं सपोर्ट के लिए, बल्कि बाहर वाले जो मेरे यार दोस्त हैं वो मेरी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं दिल की बातें आपसे कर रहा हूँ आज, क्योंकि पता नहीं मेरा दिल किया, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, लेकिन मैं, जो मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि मैं कभी भी दिल के अंदर कोई बात नहीं रखता। जो मेरे दिल के अंदर हो मैं उसे जुबान पर ले आता हूँ। मैं सबके साथ बहुत फ्रैंक होता हूँ। तो ऑब्वियसली जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं, आप लोग भी मेरी एक फैमिली हो, तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा। बहुत ही मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। तो दोस्तों, आप सबसे अब ये रिक्वेस्ट है, आपको मैंने अपनी दास्तान बताई, आपको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई, तो ये रीज़न है कि मैं हिंदी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं हिंदी
मैंने पढ़ी हुई है, मैं हिंदी माहौल में रहा हूँ बचपन से। अपना इंडिया देश है और अपनी जो राष्ट्रभाषा वो हिंदी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को हिंदी आनी चाहिए। मुझे बहुत दुख होता था जब मैं साउथ इंडिया में जाता था तो वो लोग हिंदी नहीं बोलते थे। उन लोगों को ना ही हिंदी आती है, हिंदी तो चलो आती नहीं है, और इंग्लिश भी वो बोलते हैं और टूटी फूटी बोलते हैं और खुद को बहुत समझते हैं कि हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। तो बहुत दुख होता है कि यार ठीक है, साउथ इंडिया के हो, आप केरला से हो या तमिलनाडु से हो या आप आंध्रा से हो या आप कहाँ से भी हो, लेकिन आपको हिंदी डिज़र्व, आपको मस्ट आनी चाहिए। तो दोस्तों अभी रात बहुत हो चुकी है, रात के 12 बज रहे हैं। ये देखो, कहते हैं ना सरदारों के 12 बज गए, तो ये सरदारों के 12 सच में बज गए। होल्ड करना, मैं आपको स्क्रीन लॉक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सरदारों के 12 सच में बज चुके हैं। तो अभी आपको 12 बजे की कसम कि आप मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरी वीडियोस में अगर आपको कुछ बात अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। जैसे ही दिन चढ़ेगा, सूरज ऊपर आएगा, रोशनी आएगी, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बाहर के व्यूज़ दिखाऊंगा। अभी तो बहुत रात है, कुछ नहीं दिख रहा, पूरा अंधेरा है, बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब खाली रोड ही दिख रहा है, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों को अपनी लाइफ की दास्तां थोड़ी सुना दें। दोस्तों इंडिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर मैंने राइड नहीं की, जहां पर लोग जाते हों राइड करने, बाइकर्स जाते हैं और मैं नहीं गया। हर जगह पर मैं गया हूं, हर स्पीति वैली, कुल्लू मनाली, पता नहीं कितनी बार गए, याद ही नहीं मुझे, तो गिनती में भी याद नहीं है कितनी बार गए हैं। लेकिन उन जमाने में चलो अपने पास ये कैमरे वगैरह नहीं होते थे और इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये ब्लॉग्स वगैरह बनाने हैं। नहीं तो हम जो आज बना रहे हैं वो उस टाइम के अगर बनाने शुरू किए होते तो आज शायद हमारे भी मिलियंस में फॉलोवर्स होते। चलो देर आए दुरुस्त आए, बट दिल से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग इस बात को जहन में रख के अपने मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी जगहें दिखाऊंगा, भले मुझे छुट्टी करनी पड़े या मेरे कितने भी पैसे लगें, मुझे परवाह नहीं है। और आप लोगों को एक मैं और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। बहुत लोगों का सपना होता है अमेरिका में एक रूट है US 66 रूट, पूरी दुनिया में वो मशहूर है। जो US 66 रूट है वो 2500 माइल का रूट है दोस्तों, 2500 माइल, मतलब ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर के आसपास पड़ता है वो रूट। और उस रूट के ऊपर दोस्तों आप लोगों को हर किस्म की जो वेदर मिलता है, हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं जो एक राइडर्स का सपना होता है। आपको इतने अच्छे टर्न मिलते हैं उस रोड पे, इतने अच्छे टर्न मिलते हैं, मतलब कि क्या ही बताऊं यार। आपको डेजर्ट भी मिलेगा, आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे, नदियां मिलेंगी, आप लोगों को खेत मिलेंगे, खुला रोड भी मिलेगा, तंग रोड भी मिलेगा, पहाड़ पठार, पता नहीं क्या क्या है, लेक्स, नदियां, झरने, हर एक चीज उस रोड के ऊपर मिलती है। और दुनिया में, पूरी दुनिया में, ओनली अमेरिका और इंडिया की नहीं बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, हर एक राइडर का सपना होता है US रूट 66 के ऊपर उसे राइड करनी है। मैं इस रूट के ऊपर, मेरा भी ये सपना है, ऐसा नहीं है मेरा नहीं है, मेरा भी ये सपना बहुत सालों से था। मैं इस रूट पर अपनी राइड बहुत ही जल्द करने वाला हूं, आप लोगों को दिखाने वाला हूं। बहुत चंद ही दुनिया के राइडर्स हैं जिन्होंने ये राइड की हुई है US 66 की, और मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे भी ये मौका दिया, कि मुझे करने का मौका दिया एटलीस्ट। हालांकि अभी मैंने की नहीं है, बट एटलीस्ट उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कर सकता हूं। तो वो जो रूट है दोस्तों वो शिकागो से निकलता है,
इलानॉय, शिकागो से निकल के वो कैलिफोर्निया तक जाता है। और मैं डेफिनेटली उस राइड को बहुत ही जल्दी अचीव करने वाला हूँ और वो अपना सबसे अब तक का सबसे बढ़िया ब्लॉग बनने वाला है। तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको वो सब दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी बहुत लंबी बातें कर ली, अभी टाइम हो गया है, रात के 12:05 हो गए हैं भाइयों। तो ठीक है, मैं अभी आगे बकीस आने वाला है और कुछ ही समय में, तो बकीस में रुकता हूं, तो आपको बकीस दिखाते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं थोड़ा खींच लूं गाड़ी। ओके, लव यू ऑल जी भाइयों। तो फाइनली अपन पहुंच चुके हैं हाईवे 81 साउथ की एग्जिट नंबर 240 पर, और ये है रॉकिंगम का बकीस। और मैं अभी बढ़ रहा हूँ लेफ्ट मार के बकीस की ओर। आपको दिखाता हूँ गैस स्टेशन, दुनिया का सबसे बड़ा गैस स्टेशन बकी कैसा दिखता है और क्या क्या मिलता है वहाँ पर। और अपने को गैस भी फुल करनी है यहाँ से, कुछ ड्रिंक्स वगैरह, कुछ स्नैक्स तो काफ़ी है मेरे पास, लेकिन देखता हूँ अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो उठा लूँगा। देखो भाई कितना बड़ा दिखता है यहाँ से बकी। ये सारे इनके पंप्स हैं भाई, लेकिन रश बहुत कम है आज। चलो देखते हैं अंदर जाके क्या माहौल है। अच्छा, ये आप लोग यहाँ से जजमेंट कर लो कि ये अपने एम्प्लॉयर्स को, जो बकी का एम्प्लॉयर है ना, उसको कैशियर की जो मिनिमम सैलरी है, जिसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी भी अराउंड 100,000, और जो मैनेजर है उसकी है तकरीबन 1,60,000, और जो बड़ा वाला मैनेजर है उसकी है 2 लाख। फिर ऐसे इनका रेट बढ़ता जाता है, मतलब जो पूरा स्टोर संभालता है उसकी 3.5 लाख 4 लाख तक एक साल की जो सैलरी है। तो बहुत ही ये बड़ा वो सिस्टम है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा गैस स्टेशन है भाइयों। आपको दिखा देते हैं अभी चल के अंदर। गाड़ी बंद कर दें थोड़ी देर, गाड़ी को भी समय मिलेगा। चाबी किथे आ, फोन ले लिए नाल। चलिए दोस्तों, लेट्स वॉक अराउंड इन बकीस। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, इस साइड इसके पंप हैं, ये सब पूरी जो लाइन वाइज बने हुए हैं इधर। तो अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये टोटल जो है 400 पंप हैं। तो मैं एक बार अंदर आपको दिखाता हूँ तसल्ली से। हाँ, थैंक यू। तो देखिए कि यहाँ पर ये आपको ये बारबेक्यू ग्रिल, स्टोव, चूल्हे, पता नहीं क्या क्या, टेंट, कुर्सियाँ, बाल्टियाँ, आपको सब कुछ मिल जाता है इधर। ये देखो बच्चों के कपड़े, सामने भाई। तो भाइयों, इनके जो टॉयलेट्स भी है ना भाई, ये भी ऐसा लगता है जैसे 5 स्टार होटलों के होते हैं ना, वैसे तो इनके टॉयलेट्स हैं। ये देखिए, जैसे ऑपरेशन थिएटर नहीं होता, उसके बाहर हरी बत्ती जल रही है। अगर ये लाल बत्ती चल रही है तो इसका मतलब अंदर ऑपरेशन चल रहा है, और हरी बत्ती चल रही है तो इसका मतलब ऑपरेशन थिएटर अभी खाली है। और ये लोग सीनरीज बेचते हैं भाई, देखो $429 की सीनरी है ये। वाओ, ये सब हैंडमेड प्रोजेक्ट हैं। और ये अगर आपको लेनी है तो 319 की है ये भी 429 की है। देखते हैं सबसे महंगी कौन सी है। ये 279 की है। ये देखिए, ये सब प्रोजेक्ट है जो ये खुद बना के बेचते हैं, और बहुत से लोग खरीदते भी हैं इनको। ये देखिए 399 की है ये, पेंटिंग बनाई है।
तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट गैस स्टेशन है, ऐसा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ बकीस में मिलता है। उस तरफ लेडीज़ है, वहाँ नहीं जाना, नहीं तो जूते पड़ जाएंगे। ये घोड़ों की है, ये घोड़ों वाली मस्त दिख रही है यार, 450 की है घोड़ों वाली। तो दोस्तों चलिए राउंड शुरू करते हैं इस साइड से। ये जो सूखा मीट होता है बीफ का, ड्राई मीट, वो है, ये गोरे बहुत खाते हैं ये सब। ये कपड़ों का सेक्शन है उधर। तो बकीस बेसिकली एक ब्रांड है, ये लोग अपने ब्रांड के कपड़े बेचते हैं, बच्चों के, बड़ों के, छोटों के। ये टोपियाँ हैं, ये सुवेनियर्स हम पिछली बार लेके गए थे यहाँ से, छोटे छोटे। ये शॉर्ट्स हैं वोडका के, हालांकि हम लोग पीते नहीं हैं, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन ले गए थे बस ऐसे ही। चाय के कप हैं, कॉफ़ी कप हैं। देखिए मतलब आपको A to Z हर एक चीज़ मिल जाएगी, बच्चों के खिलौने से लेके हर एक चीज़। एक कितनी बड़ी मार्केट है, वाह। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। वो शर्ट्स कितनी प्यारी। अच्छा दूसरी बात ये, जो प्रोडक्ट इनके पास है ना, वो आपको बाहर से नहीं मिलेगा यार। देखिए कितनी प्यारी शर्ट्स हैं। इनके वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इनके पास ही है। फिशरमैन क्रॉसिंग, डीप कैंप, बाइक राइडिंग से कुछ रिलेटेड है तो अपन ले लेंगे। ईगल, अमेरिकन, ये आई थिंक बाइक पे नहीं लगेगा, मैग्नेटिक। ये फ्रिज का स्टिकर है। देखिए बैग्स वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ, बैग ले लो। ये फ्रीज़र, कूलर, जो आइस डाल के जो लोग पिकनिक करते हैं। किचन का सामान है इधर, आगे स्पोर्ट्स का सामान है, फिशिंग का सामान। अगर कोई फिशिंग वगैरह करने जा रहा है, एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको ये ट्रैकिंग बैग्स, ये सब क्या बताऊं, मतलब हर चीज़ मिलती है यार यहाँ। और अच्छी ब्रांड भी अच्छे हैं, महंगे हैं खैर, लेकिन सही चीज़ मिलती है इधर भाई। 2 नंबर वाला सामान जो है चाइना वाला ना, ये वो नहीं बेचते, ये पालिका बाजार वाला। दिल्ली पालिका बाजार में ज़बरदस्ती 100 वाली चीज़, वो पहले उसको 50 बोलेंगे, जब अंदर जाओ तो वो 50 के 500 बना देते हैं। मैं एक बार गया था बचपन में पालिका बाजार, लूट लिया था उन्होंने, हरामियों ने। तो सही है। ये कोस्टा की, ये भी ब्रांड है भाई, यहाँ से पिछली बार मैंने टी शर्ट ली थी। और ये है देखो वॉलेट्स कितने मस्त हैं भाई, प्योर लेदर के। अच्छा ये जो वॉलेट्स है ना भाई, प्योर एनिमल्स के लेदर हैं, ये प्योर लेदर, मतलब बहुत मस्त मस्त वॉलेट्स हैं। देखो बेल्ट कितनी मस्त है, काउबॉय की बेल्ट है ये कितने दी है, ये हैगी 68 दी। सोनी है बेल्ट, बट आई लाइक द बिग बकल, नॉट दिस वन। ओके, तो कुछ भी मतलब जैसा ही मैंने आपको बताया था, कुछ भी यार ले सकते हो यहाँ से, मतलब हर एक चीज़ मिलती है। और ये है लेडीज़ सेक्शन, लेडीज़ कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। ये देखो, ये बता रहा था ना जो बड़े वाले बकल्स, बहुत सही बकल हैं यार ये, काउबॉय वाले महंगे हैं, मैं $70 है ये। ये सब लेडीज़ डिपार्टमेंट है। तो देखो भाई, आपने कभी पहले ऐसा गैस स्टेशन देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो जो मेरा भाई बहन बकीस में यहाँ विज़िट कर चुके हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन से वाले बकीस पे आप गए थे। देखिए बच्चों के जो फैंसी ड्रेस होती है ना, बकीस बेसिकली एक चूहा है, पता नहीं चूहा है कि खरगोश है क्या है, उसकी ड्रेस है ये। तो जो जो बकीस में विज़िट कर चुका है वो आप ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ पर ये जो है ना कपड़ा पूरा ये एनिमल का है, तो पूरे एनिमल की, जैसे अभी ये पता नहीं कौन से जानवर का है, ये पूरी लेदर है, ऐसे ये लोगों ने काटी हुई हैं, खाल उखेड़ी हुई है, उसको बेचते हैं। तो इसका आप कुछ भी बना सकते हो। देखो ये है 319 की, तो प्योर एनिमल की लेदर है ये। जानवर जो उनका शिकार करके, हंटिंग करके, फिर उसकी खाल उतार के जो बेचते हैं ना, वो ये सिस्टम है।
काउबॉय सिस्टम है, काउबॉय वाले जो होते हैं गोरे वो लाइक करते हैं ये सब चीज़ें, अपने मतलब का काम नहीं है ये देखो गाड़ी है, ये ट्रक था पुराने ज़माने का, इसके टायर वायर खोल के बस इधर लगा दिया इन्होंने। और ये है इनकी बेकरी, फ्रेश बेकरी है, अंदर इनका काम चलता है यहाँ पर। सामने आपके ये फूड रेडी करते हैं सारा बेकरी का। तो ये है आपकी डेली मतलब जो फ्रेश फूड होता है, सैंडविच वगैरह जो बनाते हैं उसको डेली बोलते हैं यहाँ यूएसए में। और ये देखो भाई अपना बर्गर बना रहा है। दिन में जैसे रश टाइम में यहाँ पर 5-5, 6-6 बंदे लगे होते हैं। अभी स्लो हो गया काम, रात का टाइम है ना, अभी 2 बज रहे हैं रात के, तो इसलिए ये फ्रूट सलाद वगैरह देखिए कितनी बड़ी बेकरी है। कुकीज़, बिस्किट, ब्रेड, केक्स सब ये लोग रेडी कर रहे हैं। इधर आ गया अपना कॉफ़ी सेक्शन और अपने को एक कॉफ़ी लेनी है, पर मैं बाद में लेता हूँ, पहले आपको वॉक अराउंड दिखा दूँ। देखिए कितना प्यारा इन्होंने सिस्टम बना रखा है, मतलब जो भी जिसको चाहिए अपना उठाओ। इधर आ गया जी फ्रिज सिस्टम, जितने भी कोल्ड ड्रिंक, बियर, अल्कोहल वगैरह। और ये इस साइड में स्नैक्स है। और इधर भी एक काउंटर बनाया है, मतलब आप इसकी 4 एग्जिट हैं, तो किसी भी एग्जिट से अगर आपको एग्जिट करना है तो आप यहाँ से पे करके जा सकते हो। मतलब पूरा प्लान करके नक्शा बनाया हुआ है। तो वाइन्स भी हैं इनके पास, ये वाइन की बॉटल्स रखी हुई हैं यहाँ बेचने के लिए इन्होंने। स्नैक्स है। तो भाइयों जिन जिन्होंने ने यहाँ विज़िट किया है ज़रूर कमेंट करना और बताना मेरे को कौन से वकीज़ पे आप लोग गए थे। तो मैं शॉपिंग करता हूँ घर के लिए, लेकिन जब वापस जाऊँगा कल उस टाइम करूँगा, तो अभी तो खैर नहीं करनी मुझे। तो ये है वर्जीनिया वाला वकी। एक आता है वर्जीनिया में, एक आएगा टेनेसी में, आएगा नॉक्सविल में, और एक आएगा नैशविल में। तो अपने रूट पे 3 वकीज़ पड़ते हैं, तो अपन को 3 वकीज़ जो मिलेंगे, ये पहला वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं घर जाता हूँ तो ये इसी वाले पे जो 3rd है, कहने का मतलब जो जब मैं घर को जाऊँगा तो ये मेरे को लास्ट पड़ेगा। फिर यहाँ से मुझे जो चाहिए, क्योंकि सामान इनका अच्छा है, सस्ता सामान होता है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और कहीं नहीं मिलती, इनके पास ही है। तो जो अपने को चाहिए होगा मैं लेके जाऊँगा यहाँ से। चलो।